हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए सज होकर एक बार फिर से अति महत्वपूर्ण जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यह वीडियो आप पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चन और कुछ उसी पे आधारित मॉडरेट क्वेश्चन हैं, जो खास तौर पे यूपीपी में पूछे गए हों या यूपी ट्रिपल एससी में जीएस या जी के खंड से क्वेश्चन पूछे गए हों, उसमें हमने इसमें शामिल किया है और उसी आधारित पर कुछ मॉडरेट क्वेश्चनों को भी शामिल किया है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो आइए पहला प्रश्न देखें दोस्तों। उससे पहले जो चैनल पर नए जुड़े हों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? जयदेव, विवेकानंद, रामानंद या नामदेव? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, रामानंद। यानी जो भक्ति आंदोलन थे, इसको हिंदी भाषी में फैलाने का क्षेत्र या हिंदी भाषा में जो इसे प्रवचन देने का जो श्रेय दिया जाता है, वह किसको दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। अगर हम नामदेव की बात कर ले, तो यह महाराष्ट्र के, काफी कई बार पूछा गया सवाल है, महाराष्ट्र के, यानी ये महाराष्ट्र के संत थे, जिन्होंने इसी भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र में फैलाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? पाटलिपुत्र, पावापुरी, उज्जैन या लुम्बिनी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पावापुरी में। अगर महावीर स्वामी की बात करें, तो यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यानी स्वामी जो महावीर स्वामी थे, यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये एक पॉइंट आपको नोट्स करना है दोस्तों, कि महावीर स्वामी जो थे, जैन धर्म में एक संस्थापक ना होकर या 24वें तीर्थंकर थे, क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की चर्चा की गई है। जैसे ऋषभ देव को प्रथम तीर्थंकर माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, बाबर, हुमायूं या अकबर? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी जो मुगल सम्राट था, अगर इसकी हम बात करें दोस्तों, तो 1526 से लेकर 1526 से लेकर 1857 तक का, 1857 तक का मुगल साम्राज्य भारत में स्थित रहता है। 1857, सॉरी दोस्तों, यहाँ 1857 में जिस समय भारत की प्रथम क्रांति होती है, जिसे 1857 की क्रांति कहा जाता है, इसमें अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उसकी गद्दी से निष्कासित कर कर रंगून, यानी बर्मा की राजधानी, वर्तमान में जो म्यांमार है, इसकी राजधानी रंगून भेज दिया जाता है। और इसी समय क्या होता है? मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। अगर मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात करें हम लोग, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में रखी जाती है। कौन सा युद्ध किया जाता है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य होता है। और इसी युद्ध के पश्चात बाबर द्वारा भारत में एक नए राजवंश यानी मुगल वंश की स्थापना की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था? फाहियान, हेस्टिंग, वायागाया हु या ह्वेनसांग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी जो हर्षवर्धन का काल था, अगर हर्षवर्धन के काल की हम लोग बात कर ले, तो यह 606 ईस्वी ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक का हर्षवर्धन का काल होता है। और इसी काल में एक चीनी यात्री आता है, खासतौर पर बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए, ह्वेनसांग, जो काफी महत्वपूर्ण होता है। और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सी यू की। सी यू की में इसने यात्रा वृत्तांत लिखा था और हर्षवर्धन के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया था। इसीलिए ह्वेनसांग क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1757 में
प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर या अवध के नवाब? तो आपका राइट दोस्तों आंसर होगा सी, यानी मीर जाफर के द्वारा। क्योंकि मीर जाफर जो था जो सिराजुद्दौला था, इसका क्या था, सेनापति था। जिस समय 1857 का प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और कलायू के बीच हो रहा था, उसमें मीर जाफर ने क्या किया था, युद्ध में भाग नहीं लिया था और मैदान में क्या था, खड़े खड़े इस युद्ध का नजारा देख रहा था। क्योंकि कलायू और मीर जाफर के मध्य एक संधि होती है, क्योंकि सिराजुद्दौला को पराजित करने के पश्चात मीर जाफर को नवाब बनाने का वचन दिया गया था। किसके द्वारा? कलायू के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कर्नाटक में। यानी जो नागरहोल नेशनल पार्क है या किस में है? कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर या देहरादून? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, देहरादून। यानी उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान स्थित है, उत्तराखंड में दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है? गोबी, सहारा, थार, अटाकामा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल वर्तमान में भारत और पाकिस्तान में स्थित है, जो सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। अगर हम सहारा मरुस्थल की बात करें तो यह उत्तर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। इसी तरह से गोबी मरुस्थल की अगर हम लोग बात करें तो गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया के मध्य पाया जाता है। और आटाकामा जो मरुस्थल है यह कहाँ पाया जाता है? यह खास तौर पर चिली में और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यह पाया जाता है, खास तौर पर चिली में। और यही जो आटाकामू कामा मरुस्थल है दोस्तों, यह तांबे के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन, अमेजन बेसिन, ग्रीनलैंड या कांगो बेसिन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित सुंदरवन डेल्टा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक या पश्चिमी घाट की ढलान? तो नर्मदा नदी कहां से उद्गम होती है? तो अमरकंटक की चोटियों से। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वर्ल्ड बैंकों को लोन देता है, विनिमय दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या प्राथमिक उधार दर? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है तो ऐसी दर को हमको क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। लेकिन कभी कभी आप सुने हैं रिवर रेपो दर। जो रिवर्स रेपो दर होती है दोस्तों, उस समय क्या करता है आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है। यानी जब देता है तो रेपो दर और जब लेता है तो क्या होता है? रिवर्स रेपो दर होता है। ये कंसेप्ट आप जरूर याद रखिएगा। यानी आरबीआई जब देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेपो दर कहेंगे। जब आरबीआई पैसे लेता है वर्ल्ड बैंकों से तो उसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो दर, यानी वापस लेना। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र को या चतुर्थ क्षेत्र को? जो सेवा क्षेत्र होता है दोस्तों या तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। यानी इकोनॉमिक्स में जो सेवा क्षेत्र होती है वो तृतीयक क्षेत्र होती है। अगर जैसे कह ले बैंकिंग, बैंकिंग क्या है? आपकी सेवा क्षेत्र है। बैंकिंग हो गया दोस्तों होटल, यानी जो होटल होता है हो जो होटल होता है दोस्तों उसको भी हम किस में रखते हैं? सेवा क्षेत्र में रखते हैं। इसी तरह से कहते हैं टीचर को भी हम
दें, अगर कोई वक्ता बोल रहा है तो उसको भी सेवा के मेडिकल यानी जो आपकी स्वास्थ्य होता है, ये भी क्या होता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस समय अगर देखा जाए भारत की जीडीपी में सर्वाधिक किसका योगदान है, तो इसी तृतीयक क्षेत्र का यानी सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यानी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत मूल रूप से कृषि और पशुपालन को शामिल किया जाता है। उसी तरह से अगर द्वितीयक क्षेत्र की बात करें जाए अर्थव्यवस्था में, तो जो द्वितीयक क्षेत्र होता है दोस्तों, वह क्या होता है, विनिर्माण। जैसे उद्योग का निर्माण करना या किसी कृषि उपज से हम ब्रेड का निर्माण करते हैं, या हम इस समय देखें बिल्डिंग का निर्माण करना, ये सब किस में आता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कपड़ा उद्योग, वस्तुओं का परिवहन, कपास का उत्पादन, बैंकिंग। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग क्या होता है दोस्तों, ये जब हम कच्चा माल लाते हैं तो इसका क्या करते हैं, विनिर्माण करते हैं। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसमें विनिर्माण की प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो कपड़ा उद्योग क्या होता है, विनिर्माण के द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में हम लोग शामिल करते हैं। जैसे बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र की हो गया। कपास का उत्पादन, अगर हम किसी चीज की प्रोडक्टी कर रहे हैं, कपास उत्पा रहे हैं, तो ये कपास उत्पादन किस क्षेत्र में जाएगा, कृषि वाले क्षेत्र में जाएगा। तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं, यद्यपि उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। तो यह अर्थव्यवस्था कैसी होती है, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था? तो दोस्तों, अगर कोई वस्तु जो है यानी आवश्यकताओं के अनुसार ना वितरित कर कर उसकी क्रय क्षमता के आधार पर होती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी आपका राइट आंसर सही हो जाएगा सी वाला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट होता है अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, यानी वो लाभ के सिद्धांत पर काम करती है। क्योंकि जिसके पास क्रय क्षमता होगी उसी को देखकर क्या करती है, कंपनियां अपना उत्पादन शुरू करती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और यानी सरकारी क्षेत्र, यानी एक तरह का सार्वजनिक उपक्रम और निजी उपक्रम साथ साथ काम करें, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? उत्पादन शुल्क, चुंगी, आयकर, गृह कर। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा सी, यानी प्रगतिशील कर ऐसे कर होते हैं जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर का जो परसेंटेज होता है वह भी बढ़ता है। तो किसी व्यक्ति की जो आय है अगर आज 10,000 है तो उस पर मान लीजिए 5% कर लगता है। कल अगर उसे वही आय 10 लाख हो गई तो उस पर आय क्या होगा, 30% कर के दर से उसे आयकर देना पड़ेगा। तो प्रगतिशील में क्या होता है, आय बढ़ने के साथ साथ करों का भी बढ़ाया जाता है। अगर देखा जाए जो आय कर है या कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है या सीधा व्यक्तियों पर लगता है, यानी प्रत्यक्ष कर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। यह बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 1। यानी अगर अनुच्छेद 1 की बात कर रहा है, अगर कभी कभी आपसे भाग पूछ लेता है तो भाग 1 में कहा गया है। यानी भाग 1 में कहा गया है कि राज्यों का संघ क्या है, राज्यों का संघ भारत होगा, यानी अर्थात इंडिया होगा। तो वह किस भाग में कहा गया है, तो भाग 1 में कहा गया है। और आर्टिकल पूछ लेता है तो अनुच्छेद 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान के
प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 49वां संविधान संशोधन। दो जो उद्देशिका है भारत की, उसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 42वें संविधान संशोधन, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। यानी 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में ये शब्द जोड़े गए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा या प्रधानमंत्री? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, लोकसभा के प्रति। यानी मंत्रिपरिषद जो होती है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, रुद्रानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर रहा है। तो आपका कौन हो जाएंगे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर ये भी पूछ लेता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, यानी अगर भारतीय शब्द हटा देता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। यानी लॉर्ड माउंटबेटन जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है दोस्तों, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं, यानी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं। लेकिन भारतीय शब्द जैसे ही लगाता है, हमारा उत्तर क्या होगा? चेंज हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? क्योंकि हमें दोस्तों पता है, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमें क्या था? 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। उनमें से एक था संपत्ति का अधिकार। यानी संपत्ति का अधिकार जब शुरुआती दौर था, यानी आरंभिक संविधान में हमें मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ था। लेकिन इसे संविधान के संशोधन के द्वारा, यानी 44वें संविधान, आपका राइट क्या होगा? ए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे, यानी 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार दे दिया गया, जो वर्तमान में संविधान के 300 अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया है। इसे वर्तमान में कहां शामिल किया गया है? तो 300 का में इसे शामिल किया गया है। पहले यह क्या था? मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में यह कानूनी अधिकार है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसे हटा दिया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ए, बी, ए बी या ओ? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी ओ वाला। जो वो है, ये क्या है? सर्वदाता है। अगर हम सर्वग्रही की बात करें तो ए बी जो है या क्या है? सर्वग्रही वाला रक्त समूह है। सर्वग्रही की अगर हम बात करें, ए बी जो है सर्वग्रही है, और सर्वदाता है कौन? ओ वाला। तो आपका राइट आंसर होगा डी, ओ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या पारा वाला थर्मल मीटर? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। अगर बैरोमीटर की बात करें, जो वायुमंडल में, यानी वायु मंडल में जो घनत्व पाया जाता है, यानी वायुमंडल की घनत्व को नापने के लिए किस किस मीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो बैरोमीटर के माध्यम से इसका प्रयोग नापते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रिज्म या अवतल दर्पण? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, प्रिज्म। यानी प्रिज्म से जब सूर्य की किरणें गुजारी जाती हैं तो क्या होता है दोस्तों? यह सूर्य के 7 रंगों में विभाजित कर देता है। यानी जो उसके रंग होते हैं, यानी सूर्य की जो किरणें हमें प्राप्त होती हैं उसमें 7 रंग होते हैं। जब इसी सूर्य की किरणों को
प्रिज्म के माध्यम से गुजारा जाता है तो वह क्या करता है, इन रंगों तरंगों को अलग अलग विभाजित कर देता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस तापमान पर जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है? 273 केल्विन, 100 केल्विन, 373 केल्विन या 0 केल्विन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी जो केल्विन की अगर बात करें 373 केल्विन पर जल जो है क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर 273 केल्विन की बात करें तो यह फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी इस पर जल क्या होगा, जम जाएगा। जल जम जाएगा 273 तिहत्तर केल्विन पर, और 373 केल्विन पर जल यहां क्या होगा, गर्म हो जाएगा, यानी गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों। तो अगर इसी तरह से देखा जाए 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन केल्विन में हम लोग कहां शुरू करते हैं, 273 केल्विन से 373 केल्विन तक का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का समान नाम क्या है? चूना पत्थर, चूना, मार्बल या वाशिंग सोडा? तो आपका राइट आंसर होगा डी, वाशिंग सोडा। यानी सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल या लोकमान तिलक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, लोकमान तिलक। यानी केसरी जो समाचार पत्र होता था, इसका संपादक भी थे और इसका संपादक नहीं संपादन भी करते थे और संस्थापक भी थे। कौन थे? लोकमान तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905, 15 सितंबर 1905 या 15 अगस्त 1905? जो बंगाल का विभाजन है दोस्तों, वह कब हुआ था? ए वाला, यानी 15 अक्टूबर 1905 को। उस समय अगर यह कह दिया जाए तो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड लॉर्ड कर्जन के द्वारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। कब किया गया था? तो 15 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? भगत सिंह, बी डी सावरकर, दादा भाई नौरोजी या पी मित्रा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, पी मित्रा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या सुभाष चंद्र बोस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक को गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। अगर भारत में कहा जाए, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसी का सूरत अधिवेशन में, यानी जो सूरत होता है, सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। किसमें? गरम दलीय व्यवस्था और नरम दलीय व्यवस्था। जो गरम दलीय व्यवस्था होती है, इसका नेतृत्व कौन करता है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता है। इसी कारणवश तिलक को गरम दलीय आंदोलन का पिता भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 21 अप्रैल 1857, 23 मार्च 1922, 5 जनवरी 1842 या 13 अप्रैल 1919? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी जो जलियांवाला बाग कांड है दोस्तों, या जो था पंजाब में घटित हुआ था। और इसी समय कहा जाता है कि जनरल डायर के द्वारा पंजाब में धारा 144 लागू कर दी गई थी और भीड़ को एकत्रित होने से मना कर दिया गया था। इसी समय पंजाब के दो जनप्रिय नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके लिए लोग जो है जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। और इसी समय जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाने का आदेश दे दिया जाता है। कहा जाता है कि इस कांड में 873 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और कई घायल हुए थे। ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार था, लेकिन उस कई विद्वान मानते हैं कि इससे ज्यादा भी इस घटना में
भारतीयों की जान गई थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरह से क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।